चलें। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान की क्लास में। आज हम जान रहे हैं, आप बता दें आपको एक बार फिर से कि हम पूरे चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं रसायन विज्ञान का, मतलब कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का जितना भी सिलेबस है उसको समाप्त कर चुके हैं। दोबारा शुरू किए हैं इसको क्लास को, और वह क्वेश्चन के माध्यम से शुरू किए हैं, जिसमें हम केवल देखेंगे NCERT प्रश्नोत्तर, मतलब जो NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमने अम्ल, क्षार और लवण के कुछ प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं जो पार्ट 1 में हो चुका है। आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ ऑप्शन वाले प्रश्न हैं। जैसे लिखा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीओ संभवतः क्या होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, बुक ले लीजिएगा अपने पास 1, 4, 5, 10। तो आप जानिए लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार करता है। तो क्षार का पीएच कितना होता है, 7 से अधिक होता है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से समझिए क्या होता है, 1, 4, 5, 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी वाला सही होगा, 10। ठीक है, चलिए कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। आपको एक बता दें कि चूने के पानी को दूधिया कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। ठीक है, चूने का पानी से क्रिया करेगा तो कौन सा है, तो इसमें दिया सोडियम क्लोराइड HCl और लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो जो कैल्शियम, जो अंडे की जो कवच होती है ऊपर सफ़ेद वाला, वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, CaCO3 का बना होता है। और कह रहा है कि वह चूने के पानी को दूधिया कर देता है। वह गैस जो होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कौन ऐसा विलयन है जो कार्बन डाइऑक्साइड, अम्ल की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो अम्ल नहीं पूछ रहा है, विलयन पूछ रहा है। तो कौन करेगा, तो यहाँ पे HCl से जब क्रिया होता है, यानी HCl प्लस CO3 से क्रिया होगा, तो यहाँ बनेगा CO2 और क्या बन जाएगा, CO2 यहाँ से निकाले CaO प्लस CaO को हटा कर सकते हैं, CaO प्लस यहाँ पे HCl है, कहाँ CaOH ट्वाइस। थोड़ा सा इसको देखते हैं। फिर से सुन लीजिए इसको एक बार से। करा कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से क्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें कि जो वह गैस है जो चूने के पानी को क्या करता है, दूधिया कर देता है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा विलयन, कैल्शियम कार्बोनेट, जो अंडे की कवर होती है ऊपर वह कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उससे क्रिया करके क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें HCl जो गैस अम्ल होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस तरह से इसमें ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड तो नहीं होगा, HCl हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है लिथियम क्लोराइड, तो ये होगा ही नहीं, KCl होगा नहीं। तो HCl जो अम्ल होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन कर देता है। मतलब कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, इसका 10 ml उदासीन कर दे रहा है 8 ml HCl के विलयन को। ठीक है, जानते हो कि यह HCl जो है अम्ल होता है और NaOH क्या होता है, क्षार होता है। तो वहीं कह रहा है कि 10 ml जो NaOH है 8 ml HCl विलयन को उदासीन कर देता है, मतलब कि ना अम्लीय रहता है ना क्षारी रहता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें, मतलब इसको हम 20 ml लें, तो HCl कितना ml उदासीन हो जाएगा,
तो भाई 10 ml ले रहे हैं तो 8 ml हो रहा है, तो 20 कर दिए मतलब 2 गुना कर दिए, तो 8 गुणे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 ml हो जाएगा। सिंपल सी है कि जब 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड 8 ml HCl को उदासीन कर रहा है तो 20 ml रहेगा तो कितने करेगा, तो जैसे 10 8 को कर रहा है तो 20 कितने करेगा 16 को, यानी डबल हो जाएगा उसका, 2 गुना। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4 ml, 8 ml, 12 ml और 16 ml, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 16 ml। नेक्स्ट प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच मतलब जैसे गैस बन जाती है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, पेट में यदि अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है तो खाना नहीं पच पाता है, अपच हो जाता है जिससे गैसें बनती है और पेट में दर्द होता है, तो उसमें कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं। तो हम ऑप्शन न बता करके कौन सा ऑप्शन सही होगा, सारे जो ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इसमें पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक, जिसे बोलते हैं प्रतिजैविक। ये क्या करता है, यह औषधि जीवाणुओं को मारने के काम आता है, मतलब यह औषधि जीवाणुओं को मारती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है एनाल्जेसिक, जिसको बोलते हैं पीड़ाहारी, मतलब यह औषधि जो होती है वह दर्दनाशक होती है, यानी दर्द होता है तो उसको समाप्त करती है, नष्ट करती है, जिसे हम बोलते हैं एनाल्जेसिक। तीसरा है एंटा एसिड। एंटा एसिड नाम से लग रहा है, एंटा एसिड मतलब कि एंटी हो किसका, एसिड का, ठीक है, मतलब जो एसिड की मात्रा को कम करे, मतलब उदासीन करता है, उसे एंटा एसिड बोलेंगे। और एंटीसेप्टिक बोलते हैं प्रतिरोधी। एंटीसेप्टिक का मतलब कोई भी सतह पे कोई जीवाणु का इन्फेक्शन है तो वहाँ पे वो सतह से जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, उसे बोलते हैं एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में बताना है। तो हम बताएं कि जब पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो गैस बनता है और दर्द होता है और भोजन सही नहीं पचता, अपच हो जाता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, क्षार का प्रयोग करेंगे, मतलब कि उल्टा, अम्ल के उल्टा एंटा एसिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न है इसमें देख लीजिएगा। संतुलित करना इसको तो बता ही चुके हैं, बहुत सारे रिएक्शन दिया है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो वही है, पहले जैसे कि कोई भी पदार्थ है क्रिया कर रहा है तो क्या बनेगा, तो आप उस पदार्थ का सिंबल लिखिए, जो क्रिया कर रहा है तीर बना के जो पदार्थ बनेगा उसको आपको लिखना है, ठीक है। जैसे दिया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है, ठीक है, तो क्या बनेगा। आप जानते हो कि कोई भी धातु होती है अम्ल से क्या करती है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, तो हाइड्रोजन को अलग कर दीजिएगा, जो बचा हुआ इस तरह से आप कर लीजिएगा इसको। बहुत से रिएक्शन बता चुके हैं पिछले क्लास में। अगला प्रश्न है, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, एक क्रियाकलाप द्वारा साबित कीजिए, ठीक है। चलिए क्रियाकलाप कर लेते हैं भाई। आप यहाँ पे बुक में फिगर देख सकते हैं, हम सिंपल सा बता दे रहे हैं इसे। यहाँ पे एक कारक लगा रहेगा, यहाँ पे लोहे की कील, यहाँ पे लोहे की कील, ठीक। यहाँ पे एक मान लेते हैं बैटरी का कनेक्शन है, यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन प्लस माइनस के माध्यम से कर देंगे। यहाँ पे एक जगह बल्ब लगा देंगे, यहाँ से कनेक्शन देंगे प्लस माइनस का बैटरी से। अब देखिए यदि कोई अम्ल होगा, ठीक है, अगर ये जल भरा हुआ है, अगर कोई अम्ल होगा तो वह H+ आयन में टूट जाएगा। H+ आयन में टूटने की वजह से क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा। और जबकि जो ग्लूकोज होता है या अल्कोहल होता है उसको ही अगर इसमें भर दिए तो उसमें H+ आयन बनेगा ही नहीं। जब आयन नहीं बनेगा मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा बहती, यह आपने फिजिक्स में सुना होगा, देखा होगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी जैसे H+ बना तो इसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति किया, इलेक्ट्रॉन की गति करने की वजह से क्या हुए कि विद्युत भी प्रवाह हो सकी, यहाँ से इसमें पहुँची, इसमें से दोनों आपस में टच हुए तो बल्ब जल गया। पर जैसे ही हम ग्लूकोज या एल्कोहल का इसमें विलयन डाल देते हैं तो उसमें H+ आयन नहीं बनेगा। H+ आयन नहीं बनेगा तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा जब कनेक्शन करेंगे बैटरी का, तो यानी कि विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई जो एथिल अल्कोहल है चाहे ग्लूकोज है अम्ल का कार्य नहीं करता है। बस कैसे नहीं करता, क्योंकि इसमें आयन नहीं बनता है H+ आयन। नेक्स्ट है इसी तरह से
आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? तो आपको बता दें जो शुद्ध जल होता है, ठीक है, उसका आयनन नहीं होता है। जब आयनन नहीं होगा, ठीक है, तो विद्युत का चालन नहीं कर पाएगा। और जबकि जो वर्षा का जल होता है, मतलब अशुद्ध जल होता है, वर्षा के जल में क्या होता है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बारिश होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया से कार्बोनिक एसिड बन जाता है। और कार्बोनिक एसिड, अब एसिड बात आ गई तो क्या होगा, अम्ल हो गया। तो अम्ल का मतलब क्या होता है, वह H+ आयन देगा ही, तो H+ आयन देता है, जिस वजह से क्या होता है, विद्युत का चालन हो जाता है। और जबकि शुद्ध जल में विद्युत का चालन नहीं हो पाता है। आगे, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जल की अनुपस्थिति में आप जानते हो कोई भी अम्ल होता है तो जल में डालेंगे तभी H+ आयन देगा, तभी उसे हम अम्ल कहेंगे। लेकिन अनुपस्थिति में कोई भी पदार्थ या ये कह लो कि अम्ल ही है तो वह H+ आयन देगा ही नहीं, तो इसलिए वह अम्ल का व्यवहार नहीं करेगा। आर्हेनियस के अनुसार आपने परिभाषा पढ़ा होगा कि वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। तो अगर जल होगा ही नहीं तो वह HCl हो चाहे कोई भी अम्ल हो तो वह प्लस आयन यानी H+ आयन नहीं देगा, तो वह अम्ल का व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे है कि परख नली ए व बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। ठीक है, परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्ल की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? कह रहा है प्रश्न का मतलब कि दो आप परख नली ले लीजिए। चलिए हमने ले लिया परख नली, ठीक है, दोनों में मैग्नीशियम धातु डाल दिया, इसमें भी मैग्नीशियम धातु डाल दिया। चलिए, एक में कह रहा है कि HCl अम्ल डाल दीजिए और एक में एसिटिक एसिड डाल दीजिए। ठीक है, डाल दिए तो किसमें बुदबुदाहट तेज़ी से होगी? देखिए, जो अम्ल प्रबल होता है, दो तरह के अम्ल होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल क्या होता है कि ऐसा अम्ल जिसके जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, यानी जल में घुलकर के पूर्ण रूप से वियोजित होकर के H+ आयन देता है, उसे हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? जो आंशिक रूप से या थोड़ा कम मात्रा में उसका आयनन होता है, उसे हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। तो जो HCl होता है, इसको A B से दे देते हैं, HCl होता है वह प्रबल अम्ल होता है, जो एसिटिक एसिड होता है वह दुर्बल अम्ल होता है। तो प्रबल अम्ल से बुदबुदाहट की आवाज़ तेज़ी से निकलेगी और जबकि दुर्बल अम्ल से धीरे धीरे निकलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ताज़े दूध के pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो आप जानते हो कि दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, अब दही जमने पर क्या होता है, दूध से दही बनता है तो अम्ल, मतलब कि दूध जो होता है दही बनता है तो दही क्या हो जाती है, ज़्यादा खट्टी हो जाती थी। खट्टी होने का मतलब क्या है, उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान बढ़ जाता है, यानी H+ जिसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसका pH उतना ही कम होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान जैसे मान लेते हैं 10⁻³ कर दिए और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻² कर दिए, तो जिसका pH कम होता है वह अधिक अम्लीय होता है, पर उसमें H+ आयन अधिक होता है। आप सोचोगे, कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होगा कि यहाँ पे H+ 10⁻² है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? तो कुछ लोगों को लगेगा 10⁻³ है तो 3 ज़्यादा होगा, 2 कम है तो कम होगा। ऐसा नहीं होता, यह माइनस है। अगर ये 10⁻³ होता, 10⁻² होता तो ये बड़ा होता, ये छोटा होता, पर माइनस की बात आ गई तो ये वाला बड़ा है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान अधिक है, जबकि इसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान क्या है, कम है। ठीक है, तो कम होने की वजह से इसका pH मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जिसका pH ज़्यादा होता है वह कम अम्लीय होता है, जिसका pH कम होता है वह ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि ताज़े दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH में क्या परिवर्तन होगा? तो pH मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसी तरह से एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है।
ताज़े दूध का pH 6 से बदलकर थोड़ा क्षारी क्यों हो जाता है? जब बेकिंग सोडा डालेंगे तो आप जानते हो कि क्षार उसमें डाल दिए। बेकिंग सोडा क्या होता है? क्षार होता है। तो जैसे ही क्षार जाएगा तो उसका H+ आयन सांद्रण का मान थोड़ा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसकी वजह से? OH- की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? दूध थोड़ा क्षारी हो जाता है, जिससे कि दूध देरी में फटता है, ख़राब नहीं होता है। फिर इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो वही बात है, क्योंकि भाई लैक्टोज जो होता है लैक्टिक एसिड में चेंज होता है। इसके बनने की जो परिस्थितियाँ होती है धीरे धीरे होती है, यानी परिस्थितियाँ के हिसाब से वह धीरे धीरे प्रक्रिया होती है, इसलिए थोड़ा देरी समय लगता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? आर्द्ररोधी का मतलब जो नमी को अवशोषित न करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि अगर किसी आर्द्रता वाले स्थान पर रख देंगे तो वह क्या होगा? जल को अवशोषित करके जिप्सम बना लेगा, जो कि जिप्सम क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है। जैसे आप देखे होंगे किसी का हड्डी उड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर होता है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा भिगा करके पानी लगा के उसका प्लास्टर होता है, तो कुछ देर बाद क्या होता है? वह बहुत कठोर हो जाता है, जिससे कि हड्डी इधर उधर नहीं हो पाती। तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, वह जल से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? कठोर पदार्थ बना लेगा। इस कठोर पदार्थ को बनने से रोकने के लिए हम आर्द्रता रोधी बर्तन का प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखने के लिए। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके अम्ल लवण और जल बनाते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो आपको लिखवाए हैं, जब धावन सोडा और बेकिंग सोडा का हेडिंग करवा के लास्ट में उपयोग, तो वहीं दो उपयोग आप लिख दीजिएगा। ठीक है, दोनों का, धावन सोडा का उपयोग दो, दो बेकिंग सोडा का। ठीक है, तो इस तरह से यह NCERT प्रश्नोत्तर का पार्ट नंबर 2 समाप्त हो रहा है। अब अगले क्लास मिलेंगे तो पार्ट नंबर 3 को देखेंगे, धातु और अधातु। तब तक के लिए इस क्लास को समाप्त कर रहे हैं। लास्ट तक बने रहने के आप लोग का एक बार फिर से धन्यवाद।